Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss coordination compound, particularly वर्नर थ्योरी। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्नर थ्योरी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जो कि जेई में भी, नीट में भी हर साल अच्छे अच्छे क्वेश्चन देती है। तो मैं पहले आपको वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में 10 क्वेश्चंस डालूंगा। जैसे कि अपना चल रहा है कि वन टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके 10 क्वेश्चन डालता हूं। तो देखो, आप एक बार वर्नर थ्योरी के पहले बेसिक कंसेप्ट आप देखिए जो आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये करना क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा वर्नर थ्योरी के बारे में समझा देता हूँ, इसकी की भी है, देखो। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम होता है कॉम्प्लेक्स एज में, उसकी टू टाइप्स की वैलेंसी होती है। नेमली, एक को कहते हैं आप प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को क्या कहते हैं आप सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के कॉम्प्लेक्स एज में सेंट्रल एटम की टू टाइप्स की वैलेंसी है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी ये इक्विवेलेंट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, इक्विवेलेंट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, टू द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, ये इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। ये किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। अब आपको समझा देता हूं, देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, तो इक्विवेलेंट का मतलब है उसके बराबर। वैलेंसी में प्लस माइनस साइन ही लिखते हैं। अब देखो, एक बार छोटा सा पॉइंट देखो, जैसे आप समझना, इक्विवेलेंट टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सपोज इधर देखो, सपोज ये मैंने लिखा K4FeCN6। ध्यान से देखो, K4FeCN6। तो इसमें मैं पूछता हूँ भाई, प्राइमरी वैलेंसी बताओ आयरन की। कॉम्प्लेक्स आयन है आयरन, ठीक है। इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसके अंदर? जैसे 4 + x, 6 आपके पास में साइनाइड है, होती है -1 ऑक्सीजन स्टेट इक्वल्स टू 0। एंड एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में? +2। तो कोई पूछे बताओ प्राइमरी वैलेंसी, तो आपको क्या मार्क करना है? 2। प्लस माइनस साइन मत बताया करो, इक्विवेलेंट का मतलब इसके बराबर। इसी तरह मैं पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी, तो किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना लेता है सेंट्रल एटम स्फीयर के अंदर, उसको कहते हैं पर्टिकुलरली सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात की। आगे सुनो, प्राइमरी वैलेंसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड होती है अपोजिटली चार्ज आयन के। ध्यान से सुनना, किसमें? अपोजिटली चार्ज आयन के। जैसे प्राइमरी वैलेंसी अभी आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई, तो किससे सेटिस्फाइड होगी? नेगेटिवली चार्ज आयन से, एन आयन से। सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ जाती है कुछ कॉम्प्लेक्स एज में, ध्यान रखना। जैसे देखो इधर मैं आपको बताऊं के, इसी तरह से मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर CO, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिख दिया ऐसे, ठीक है। मैं पूछता हूं, बताओ भाई कोबाल्ट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो 1 + x, ये तो 0 है, इक्वल टू 0। एन एस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? 1। मैं पूछूं किससे सेटिस्फाइड होगी? अपोजिटली चार्ज आयन से। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका अपोजिट चार्ज -1 है, तो किससे सेटिस्फाइड होगी? के से। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी दिया है मैंने एक दिया ऐसा। तो अपोजिट चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होती है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड से होती है। किसी भी टाइप के लिगेंड आप जोड़ सकते हो, जैसे जनरली न्यूट्रल मिलते हैं, एनायनिक मिलते हैं। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कैटायनिक लिगेंड भी नोन है, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, उसके अंदर एनायन कैटायन जो है एनो कैटायन में भी रहता है। दूसरी लाइन जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये लिखी जाती है डॉटेड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे लिखते हैं आप? थिक लाइन से। दूसरी बात कि प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती, डायरेक्शन नहीं, नॉन डायरेक्शनल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये होती है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जो स्पेस है उसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को डिफाइन करते हैं, मतलब ज्योमेट्री को। जैसे अभी मैंने लिख रखा था K4FeCN6। मैं आपसे कहता है कि भाई बताओ कि ये जो इस कंपाउंड का क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, तो आप क्या कहते हो? ज्योमेट्री को कहते हैं। बोले ऑक्टेडल है। किससे बताइए आपने? CN से या सेकेंडरी वैलेंसी से। अगली बात बताइए कि जब प्राइमरी वैलेंसी, प्योर प्राइमरी वैलेंसी है, तो आयोनाइजेबल टाइप की होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल टाइप की होती है। यदि कोई प्राइम आयन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तो उसको दोनों लाइनों से ऐसे डिनोट करते हैं। और कैसी हो जाती है वो? डायरेक्शनल एज वेल एज नॉन आयोनाइजेबल। डायरेक्शनल भी हो जाती है और अब उसकी क्या हो जाती है? आयोनाइज नहीं होती है, ठीक। तो आप सुनो, कुछ क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखो, कई बार कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दे दिया जब, तो कोई समस्या ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स की नहीं देते हैं तो आपको बनाना पड़ता है। जैसे सपोज इधर देखो,
ये दे दिया CrCl6 और डॉट 3 लिख दिया CrCl3.6H2O। बोले साहब अब बताओ इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहली बात आपको समझा दूं, आपको इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको समझा देता हूं, डी ब्लॉक के एलिमेंट की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। तो आपको मेटल लिखना है और 6 लिगेंड लगाने हैं। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसको लगाना है, और Cl6 ऐसे बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको ऐसे बनाना है। अच्छा, जो लिगेंड की वैसे तो CFT से बताती है, बाकी आपको बता दूं एक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा रफ ऑर्डर बता देता हूं। जिनके अंदर हेलाइड डोनर होता है, हेलाइड डोनर, वो सबसे वीक लिगेंड होते हैं। फिर ऑक्सीजन जिनमें डोनर होता है वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। जिनमें नाइट्रोजन डोनर है वो और स्ट्रांग होते हैं, और सबसे स्ट्रांग डोनर होते हैं जिसमें कार्बन एटम होता है डोनर साइड। तो आप क्या करना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ऐसे बना के देखना, यदि कोई सी लिगेंड है तो इसको बनाओ आप पहले, ये नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है तब आप हेलोजन लेंगे। क्लियर? ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना के देखा करो। एक बात ध्यान रखना, ये जो सल्फेट आयन है, ध्यान रखो ये बहुत बड़ा तो साइज का है, बहुत बड़ा साइज का है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसमें रेजोनेंस भी है, इसलिए काफी बिगर साइज का है, लार्जर साइज का। सेंट्रल एटम को अप्रोच नहीं कर सकता एक लाइन, बहुत वीक टेंडेंसी। आप में खुद अपने आप में रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, इसलिए वीक लिगेंड है। इसलिए कोशिश करना सल्फेट को नहीं लिखा जाए। जैसे मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट में आयरन के संग सल्फेट होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो डबल सॉल्ट होता है। क्लियर होगी ना? तो ये बात आप ध्यान रखें। फिर इसी तरह से जैसे आप ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बोले साहब कितने आयन देगा पर मॉलिक्यूल, तो अब आप देखो इसको ध्यान से। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती, डायरेक्शनल होती है, ऑक्टेडल है। तो इसे तो आप ऐसे लिख देंगे CrH2O6, चार्ज आ जाएगा इस पे +3, और 3 आपके पास में सिंपल आयन आ जाएंगे। तो आप कोई बोले कि साहब यदि एक मॉलिक्यूल यदि होता या एक मोल होता तो टोटल नंबर ऑफ कितने आयन्स आ जाते, 4 मोल। एक तो आता कॉम्प्लेक्स और एक क्या आ जाता, 3 आ जाते क्लोराइड। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं 1:3। क्या कहते हैं, 1:3। अच्छा, इसके सॉल्यूशन में अब देखो क्वेश्चन, यदि इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में वो आपको देंगे और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको लिखना है। फिर बोलेंगे साहब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में जब एक्सिस में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, एक्सिस में, देखो क्वेश्चन सुनो, एक्सिस में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, तो बताओ कितने मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। AgCl इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। तो जो बाहर लगे हुए प्राइमरी वैलेंसी थे, बोले एक मोल से कितने मोल बनते, 3 मोल प्रेसिपिटेट हो जाता आपके पास में AgCl। अच्छा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन सुनो। दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन है वो समझा देता हूं आपको। ये तो मैंने दी इंफॉर्मेशन कि साहब इसके कंपाउंड के एक मोल में एक्सिस में डाला AgCl, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेट। तो आप अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख लेंगे इसको। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि इस कंपाउंड के एक मोल में आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला एक्सिस के अंदर, किसके अंदर डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट एक्सिस के अंदर, और बोले साहब आपको 2 मोल्स AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, कितना, 2। तो अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है। इसका मतलब आपको बाहर कितने लिखने थे, Cl 2। तो आप क्या करोगे, अंदर मैक्सिमम 6 ही लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 5 तो लिखना वाटर, और 1 लगाना Cl, 2 लिखना बाहर, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन है अब आपके पास में। ठीक है, और बाकी जो वाटर बचते हैं उसको ऐसे डॉट लगा के लिख दिया करो। मोनोहाइड्रेट, नेमिंग भी ऐसे बोलते हैं। वाटर को जैसे नाम लिखना हो ना, तो पूरे इस कॉम्प्लेक्स का आप नाम जानते ही हो, लास्ट में लिख देंगे मोनोहाइड्रेट। 2 होता है तो डाईहाइड्रेट, इस तरह से बोला जाता है। हाफ होता है तो हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो ये वर्नर थ्योरी के कुछ पॉइंट थे। अच्छा, अब जैसे मैं कहता इसी कंपाउंड को, बोले साहब आप इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, जैसे इसी की बात की जिसमें 2 मोल बने, तो आपने कैसे लिखा था इसको, CrH2O, 5 तो लिखा वाटर, 1 Cl अंदर, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि 2 मोल ही बनते हैं, इसका मतलब 2 Cl लिखे आपने। ऐसे Cl2 और 1 वाटर था बाहर। अब जो इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहता है ऑक्टेडल, ऑक्टेडल का मतलब आप 6 बॉन्ड बनाएंगे, 4 तो प्लेन में ये बना दिए मैंने, और 1 ऊपर नीचे, जिसके अंदर 5 तो H2O, ये लो 5 तो क्या लगा देंगे आप, H2O, 5 तो लगा देंगे H2O जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है, और 1 Cl, ये जो Cl है ये प्राइमरी भी है एज वेल एज सेकेंडरी भी है, इसको डुअल नेचर से दिखाएंगे। और 2 Cl है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी चॉइस है, डॉटेड लाइन से कहीं भी दिखा दो लो साहब। जब आयोनाइज होगी तो वो जो बिल्कुल प्योर प्राइमरी वैलेंसी है वही आयोनाइज होंगे जिसके अंदर डुअल नेचर आ जाती है। कैसी हो जाती है, डायरेक्शनल एज वेल एज नॉन आयोनाइजेबल, उसको आयोनाइज नहीं करेंगे आप। ये वर्नर थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट थे। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन इसके समझा देता हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपकी, कुछ मैंने बुक से भी लिए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन, ये आपकी बुक से लिया है एनसीईआरटी से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो 1 से। अब आप देखना पहले क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से।
अब आपको फिर समझा देता हूं, अब ये थोड़ी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाता हूं। सुन लो, यदि पैलेडियम और प्लेटिनम +2 में है, पैलेडियम और प्लेटिनम किसके अंदर है, +2 में, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कंपाउंड बनाते हैं। और अब जब आप पढ़ोगे इसको आगे तो सबके सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर डाई मैग्नेटिक, समझ गए सभी। कौन कौन से, प्लेटिनम और पैलेडियम किस में ऑक्सीजन स्टेट में हो, +2 में। हालांकि +4 में तो वही ऑक्टेटल तक भी बना लेते हैं ये, तो इसको ध्यान रखना अब आप, ठीक है। अब देखो, अब आप बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की, देखिए। हाँ तो बताओ, प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, तो +2 के अंदर क्या बनेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो सॉरी, +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो चारों अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनको लगा दो। चार लग गए था, अब अमोनिया और दोनों सीएल को बाहर रखना, +2 में, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखोगे। तो कितने सीएल देगा, 2, तो इसका आंसर आएगा 2, 2 देगा। ठीक इसी तरह से निकिल का है। अब देखो निकिल, निकिल आपको पता है +2 में ये कोई भी बना लेता है, +2 में 4 में बनाता है, 6 में बनाता है, 6 है तो 6 बनाओ। तो NiH2O तो जोड़ो आप 6 के अंदर, और 2 Cl रहने दो बाहर, तो ये भी 2 देगा। ठीक, वापस अब यहाँ पर प्लेटिनम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो एक बार ध्यान से, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। और जब +4 है तो आप ध्यान रखना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाओ। तो प्लेटिनम 6 में 4 Cl, तो ये रे और 2 यहां से लो, तो ये हो गया था PtCl6। अब चार्ज निकालो, इस प्लेटिनम पर था +4 और Cl पे -6, तो इसलिए चार्ज कितना आ गया, -2। यहाँ पे लगा दो दोनों H को, ऐसे है ये कंपाउंड। तो अब जब आप इसमें AgNO3 डालेंगे तो कोई पूछे बताओ कितना AgCl बनेगा, तो आंसर 0, कुछ नहीं बनेगा, इसलिए इसके अंदर 0। इसी तरह से ये कोबाल्ट, ठीक है, +3 में, तो 4 तो अमोनियम जोड़ना और 2 Cl, 1 Cl बाहर रह जाएगा, 1 देगा। फिर वापस, फिर प्लेटिनम +2 में, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी रखोगे, 4। देखो लास्ट कंपाउंड को फिर देख लो, फिर देखो इस लास्ट को, प्लेटिनम की क्या ऑक्सीजन स्टेट लिखी है इस बार, वही +2 में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी, 4। तो 2 तो लिखेंगे आप अमोनिया और 2 लगा देंगे Cl। मैं पूछू बताओ, सिल्वर नाइट्रेट डालने पर कितना EgCl बनेगा, बोले 0। ठीक है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कुछ दे रखे हैं आपको, सेलेक्ट इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है 1 मोल COCl3 6H2, येलो कलर है, कोई 3 मोल देता है AgCl। अच्छा 3 मोल देता है, इसका मतलब आपको तीनों Cl बाहर लगाने हैं, तो ऐसे लिखोगे आप, देखो CONH3 का होल 6 और 3 Cl। तो अब मैं पूछ बताओ कितने आयन देगा, तो बोले एक तो देगा ये सिंपल आयन, और 3 क्या देगा, क्लोराइड आयन। तो आप इसको क्या बोलोगे, इट मीन्स 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है ये। अच्छा दूसरा, ये 1 मोल क्या देता है, 2 मोल, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से 2 मोल Cl लगा देना बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, इसी तरह से देखो तीसरे ऑप्शन को, देखो इनकरेक्ट है ये, COCl3 4NH3, ये देता है 1 मोल। अब सुनो, जब 1 मोल देता है तो Cl एक ही लिखना है आपको बाहर, देखो इस तीसरे कंपाउंड को बता रहा हूं, तो CONH3 लगाएंगे आप 4 और 2 Cl, ठीक है, और ये कितना देता है, 1 मोल, इसलिए क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइट 1:1, तो यही इनकरेक्ट है। नीचे वाला भी सही है, ये कितना देता है, 3 मोल, तो 3 Cl बाहर लगा देना। ठीक, तो इनकरेक्ट पूछा था। देखो क्वेश्चन 3 FeSO4 मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट 1:1। ठीक है, गिव द टेस्ट ऑफ Fe और सल्फेट दोनों का दे देता है, Fe आयन का देता है, बट कॉपर सल्फेट मिक्स्ड विद अमोनिया इन 1:4 डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ। ठीक है, तो अब आप सुन लो, जब FeSO4 को किसके संग मिलाते हो, अमोनियम सल्फेट के संग, अमोनियम सल्फेट के संग 1:1 में ये सॉल्यूशन डालते हो, तो एक नया क्रिस्टल बनता है जिसके अंदर 1 मोल तो फेरस सल्फेट होता है, 1 मोल अमोनियम सल्फेट और 6 जुड़ते हैं H2O, इसको कहते हो आप मोर सॉल्ट। क्या मिलता है, ये मोर सॉल्ट, जो डबल सॉल्ट है। इसके सॉल्यूशन के अंदर फेरस भी, सल्फेट भी, अमोनियम आयन सब अपना टेस्ट देते हैं। जब कॉपर सल्फेट में अमोनिया डाली जाती है 1:4 में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए कॉपर आयन चला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, CuNH3 4, और बाहर लगे होते हैं सल्फेट। अब ये कॉपर आयन का टेस्ट नहीं देता, अब इसकी के रीजन लिख रखे हैं, तो ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है, थोड़ा देखना। तो फेरस सल्फेट देखो, देखो एक बार, फेरस सल्फेट मेक मोर सॉल्ट एंड इट इज ए डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट सब आयन को देते हैं। कॉपर सल्फेट मेक CuNH3, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लेनर है और डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है, एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स, और इसी को लिख रखा है इन द सॉल्यूशन कॉपर आयन आर मेनली प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। स्पेयर में जब चले जाते हैं तो वो आयोनाइज नहीं होते या अपना टेस्ट नहीं दें, ये जरूरी नहीं है, तो सभी सही है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, ये कोई 1 मोल कंपाउंड है, 3 मोल क्या देता है, आयन डिसोसिएशन पे, तो 3 मोल का मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स आयन रखना और 2 Cl, ऐसा। ये देखो, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन रखो और 2 Cl आ जाएंगे आपके पास में। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक बढ़िया क्वेश्चन है, यही में पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से। AbCr3 कंपाउंड है, इसके देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, आप इसको ध्यान से देखो। इसके अंदर एक तो है क्रोमियम, ठीक है, 3 है यहाँ पर Cl, और 6 वाटर है। इसमें लिख रखा है ये जो H2 है किस फॉर्म में, वाटर में, ठीक है। अब क्या खास बात है कि ये 3 कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड ए, ठीक है, B, C। कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2O4, इसका मतलब कंसंट्रेट H2O4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मतलब कंसंट्रेट H2O4 से रिएक्शन नहीं करने का मतलब है सभी वाटर कहाँ लगाओ आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ऐसे। तो ये तो हो गया आपके पास में ए। अब आगे कह रहा है कि बी, ये क्या कितना लॉस करता है, 6.7% लॉस करता है वाटर कंसंट्रेट H2O4 से। अब इसका मतलब समझाता हूं, सुनो पहले ध्यान से, ध्यान से सुनो। सिक इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड का पहले तो आप मोलर मास निकालो, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। क्रोमियम का मास दे रखा 52, ठीक है, क्लोरीन का मास आपको पता है और वाटर का आपको पता है, तो इस पूरे का मास आ जाएगा, मोलर मास आएगा 266.5 ग्राम पर मोल। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ये इतने वाटर लॉस करने का मतलब समझते हो, यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 100 हो तो उसके अंदर वाटर कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर, 6.7 ग्राम। ध्यान से सुनो, इतना लॉस करता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से वाटर बाहर कितना है, 6.7। यदि 100 है मोलर मास तो, यदि परसेंटेज का मतलब यदि 1 होता तो इतना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 266.5। इसको जब सोल्व करोगे तो ये नियरली 18 आता है, 17.98 ग्राम वाटर बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। और इसको मोल में बनाना है तो डिवाइड कर दो मोलर मास से, इसका मतलब 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल वाटर का मतलब 1 वाटर बाहर लगाओ। पहले में सभी अंदर लगाने थे, Cl बाहर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना था, 1 मोल वाटर, अच्छा ये दुगुना देता है, इसका मतलब 2 मोल वाटर, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। एक बार वापस, कंसंट्रेट H2O4 क्या चीज है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ए कॉम्प्लेक्स में क्या बात थी, बोल रिएक्शन ही नहीं करता, इसका मतलब पूरा वाटर सेकेंडरी वैलेंसी से जोड़ दो। दूसरे में कितना लॉस करता है वाटर, 6.75%। यहीं से देखो, इट मीन्स इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 100, देन 6.75 ग्राम वाटर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यदि 1 होता तो इतना, और मोलर मास निकाल लो पूरे का इतना, तो ये कितना आ जाता है, 18 ग्राम वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। 18 ग्राम को मोल बना लो, मोलर मास होता है वाटर का 18, 1 मोल वाटर बाहर है, इसके अंदर 2 आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन करना था, इंपॉर्टेंट है, ये में पूछा हुआ था एक बार, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान रखा करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हटके, जो आप याद करते हो उससे थोड़ा सा हटके, अभी समझा दिया था मैंने थ्योरी में। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो ध्यान से निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्विवेलेंट होती है, तो साहब इसको पोटेशियम पे होती है 1, कोबाल्ट को मैं लिख देता हूं x, और ये 4 CO जो न्यूट्रल है इक्वल टू 0। तो आपको पता है x की वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 1। और किससे सेटिस्फाइड होगी, अपोजिटली चार्ज आयन से। तो कोबाल्ट प्लस -1 का, तो अपोजिट चार्ज किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो आंसर होगी 1, और सेटिस्फाइड विद कोबाल्ट पोटेशियम +1, एंड सेटिस्फाइड विद, आंसर बोलेंगे K+। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, अपोजिटली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होती है प्राइमरी वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर फिर 7 को देखो, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, नया कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा करना है। देखो ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है, 2.67 ग्राम इस कोबाल्ट का मोलर मास दे रखा है, तो आप क्या करो, इस वेट को 2.675 डिवाइड इसके मोलर मास से कर दो 267.5 से, तो ये आ जाएगा 0.01, इतने मोल है। जब इसको पास किया कैटायन एक्सचेंजर से, तो क्लोराइड आयन, कैटायन एक्सचेंजर का मतलब HCl, इसका कैटायन तो क्लोराइड से रिएक्शन करके HCl बना होगा, उसको रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्रेट से, इतने ग्राम AgCl बना, ठीक है। बताओ फॉर्मूला सही क्या है, तो AgCl का फिर मोल बना लो, देखो इधर मोल बना लेते हैं AgCl का। AgCl कितना बना 4.3, इसका मोलर मास कितना होता है 143.5, तो ये आपके पास में नियरली 0.3 मोल आ जाएंगे। तो एक से कितने आ रहे हैं 0.3, इसका मतलब तीनों सीएलों को बाहर लगा दो आप, ये ला, ये लो, क्लियर हो गया। 0.01 कितना देता है 0.03, इसका मतलब तीनों सीएल बाहर लगाइए आप, क्लियर। ऐसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर थ्योरी से ही सॉल्व होगा, आपको समझाता हूं। पहले आपको वेंटा फैक्टर थोड़ा सॉल्यूशन से लिखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इज 0.49 atm एट 300, सेलेक्ट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT, तो आई निकाल लो इसके अंदर, तो आई से आपको टोटल पार्टिकल पता लग जाएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो 100% डिसोसिएट खोला करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, पाई अपॉन CRT, पाई अपॉन CRT रख रहा हूं वैल्यू, पाई की वैल्यू दे रखा है साहब 0.49,
सी दे रखी है कंसंट्रेशन कितनी 0.01, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको 2 आएगी। आपको समझा देता हूँ, करके देख लेना आप इसको। कितनी आ जाएगी, ये आती है करीब 0.5 के आसपास, और ये इतना, तो आपके पास में 2 आएगा। इसका मतलब 2 मोल आने चाहिए, तो 2 मोल में एक सीएल बाहर रखो बस। ये देखो, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन आ जाएगा और एक सीएल। वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर तो डिजोल्व हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक इसी तरह का है। देखो क्वेश्चन 9, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दिए, ध्यान से रखा करो। क्वेश्चन 9, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.07 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, वो दे रखा है माइनस में इतना। ठीक है, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, सॉल्वेंट है एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, माइनस ये दे रखा है 3.9। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपके पास में 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका के बताना करेक्ट फॉर्मूला। तो फिर वापस आई निकाल लो आप। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। रखो साहब, डेल्टा टी एफ दे रखा है 3.9, के एफ दे रखा है 1.86, और कंसंट्रेशन दे रखी है आपको इस कंपाउंड की M.7। इसको भी जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा 3। चेक कर लेना, ये वैल्यू करीब 1.3 के आसपास आती है। तो 1.3 को डिवाइड, 3.9 को डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 3 पार्टिकल आने चाहिए। 3 पार्टिकल का मतलब एक तो ये कॉम्प्लेक्स आना जाएगा और 2 रखो सीएल। देखो इधर, ये लो। इसी तरह से एक बढ़िया क्वेश्चन, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ K4FeCN6 एंड आर सेटिस्फाइड विद, तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +2, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी को कितना बोलेंगे 2। +2 का मतलब अपोजिटली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड है, किससे हो जाएगी, एनायन से, नेगेटिव से, ये लो। ठीक है, अच्छा दूसरी कोई पूछे सेकेंडरी वैलेंसी, वो भी 6 है। इसका मतलब दो जो इसके अंदर साइनाइड आयन है वो क्या है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। क्लियर, तो ये आपके पास में क्वेश्चन थे वर्नर थ्योरी के। अगली क्लास में और बात करते हैं, इनको थोड़ा करते रहा करो, और कोई डाउट हो तो पूछते रहा करो। बंद कर रहा हूं।